हरि शरणम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुस्कुराते जरूर रहिएगा। स्वास्थ्य प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर आए हैं जो समस्या मेरे पास किसी साधक के द्वारा भेजी गई है, परंतु वह समस्या मैं जानती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और बहुत से लोग जो हैं इस बीमारी से कह लीजिए या इस सिंड्रोम से या इस समस्या से परेशान हैं। और ये समस्या है तो देखने में सुनने में बहुत छोटी लगती है, परंतु ये मनुष्य का जीवन ऐसा कर देती है कि वो बिल्कुल कुछ भी करने लायक नहीं रहता। जी हाँ, ये छोटी सी समस्या है छींकें आने की समस्या। वैसे तो छींक आना जो है ये एक साधारण वात विकार है, वायु का विकार है हमारे शरीर में। हमारे नेजल पैसेज के अंदर कोई भी अगर इस तरह का एक्सटर्नल कोई चीज़ पहुंच जाती है, कोई धूल के कण है, कोई धुआं का कुछ भी इस प्रकार का जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एक हमारा सेल्फ डिफेंस का एक तरीका है बॉडी का कि वो छींक के माध्यम से फोर्सफुली उस आई हुई अनवांटेड पार्टिकल को बॉडी बाहर कर देती है। और हमारा जो ये साइनसाइटिस का एरिया उसको बिल्कुल प्लेन खाली रखती है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई धूल के कण या धुएं के जो कार्बन वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं या किसी प्रकार का पोलन है या कुछ भी ऐसा बारीक जो हमारे नेजल जो हेयर होते हैं यहाँ पर, उन बालों की छलनी को पार करके अगर कोई चीज़ अंदर पहुँच गई है तो उसको किस प्रकार बॉडी से बाहर कर देना है, ये हमारी एक नेचुरल डिफेंस की प्रक्रिया है। परंतु समस्या ये छींके तब बन जाती हैं जब ये छींके एक इन न्यूमरस नंबर में लगातार आने लग जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति कई बार देखी गई है, कुछ लोग बताते भी हैं, हमने भी बहुत नज़दीकी से बहुत लोगों को देखा है कि ये जो छींके आने की समस्या ये ऐसी हो जाती है कि लगातार एक साथ 50, 100, 200 छींकें तक आती ही रहती हैं। और छींकों के साथ साथ फिर नेज़ल जो है वो जो एक तरह का फ्लूइड, एक तरल पदार्थ, एक पानी जैसा, एक म्यूकस बहुत पिघला हुआ बिल्कुल पानी जैसा, वो अपने आप गिरने लग जाता है। कई परिस्थितियों में वो जो म्यूकस पानी है नाक से आता हुआ यहाँ साइनसाइटिस से डिस्टर्ब होकर के वो कई बार नाक से गिरता है, और कई बार वो अगर सोई हुई अवस्था में वो हो जाती हैं छींकें या वो डिस्टर्बेंस अगर हो जाती है तो वो हमारे अंदर भी गिरता रहता है। और जब हम सोए हुए होते हैं तो वो फिर जो है हमारे पेट में भी चला जाता है और ट्रेकिया में फंस जाता है, जिससे लंबे काल के बाद हमें उसके साथ थोड़ा ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक कोई बहुत ऐसी सिवियर या कोई बहुत क्रॉनिक इस तरह की अगर परिस्थिति को प्राप्त हो जाए जो बहुत वर्षों से ये परेशानी चल रही है, तब इसका जो समाधान है वो हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये टोटली रिवर्सिबल एक कंडीशन हो जाएगी, परंतु अगर रिवर्सिबल नहीं है तो इसको कम से कम 100% तक हम स्टॉप करके रख सकते हैं। जैसे हमें पता ही है कि यहाँ से एक फ्लो आता है तो वहाँ पर हमें एक बड़ा सा बांध लगा देना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से पानी ना आए, वो उधर से फ्लो ही ना आए। लेकिन वो बांध तो हमने लगा दिया, लेकिन जो बाहर पानी है, जो बाहर समस्या है, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक निदान का कोई एक साइड से कोई चैनल भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी एलर्जिक स्नीजिंग, इसको एलर्जिक स्नीजिंग या साइनसाइटिस डिस्टर्ब्ड या कुछ भी ऐसी तरह की नाम जो है आजकल दिए जाते हैं, ज़्यादातर ये समस्या तब आती है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हमारी बॉडी की जो एक इनर मेम्ब्रेन है और एक हमारी जो है ये आउटर स्किन की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के अंदर परस्पर एक संबंध है। बाहर की चमड़ी के ऊपर जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई टेम्परेचर का या किसी प्रकार का आप कहें कि वातावरण की किसी प्रकार की उष्णता का कोई प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तो बाहर की चमड़ी जो है वो बहुत जल्दी से स्वेटिंग करना शुरू कर देती है। हमारे रोम छिद्रों से अंदर से पसीना आना शुरू हो जाता है, या हमारी जो आउटर स्किन है वो कंट्रैक्शन शुरू कर देती है, या वो रिलैक्सेशन शुरू कर देती है, या वो संकुचित होती है, या वो फैलती है और अपने आप को वो उसके साथ अडेप्ट करती है। लेकिन जो हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी है, मान लीजिए जो हमारे मुंह के अंदर से ही शुरू हो गया, ये हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन है और ये इंटरनल सभी ऑर्गन्स में जाए। इसी प्रकार दोनों नासिका छिद्रों से प्रारंभ हो गए, इसी प्रकार ये जो हमारी दोनों आंखों की ओपनिंग्स हैं ये भी हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन से बिल्कुल डायरेक्ट। तो इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी यहाँ 3 जगहों पर आकर के
ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग ऐसी है इसकी कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से हो जाता है। तो बाहर के वातावरण से जब हमारी जो इंटरनल मेम्ब्रेन जो है, जब किसी भी प्रकार का हॉट एंड कोल्ड वेदर का जो सडन चेंज ऑफ वेदर अगर हमारी इनर मेम्ब्रेन को जब लगता है, तो वो इनर मेम्ब्रेन जल्दी से उसके साथ कोप अप जब नहीं कर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति जब पैदा हो जाती है, आंखों में लाली आ जाती है, रेडनेस ऑफ आइज हो जाती है, और नेजल पैसेज के अंदर एक्चुअली ये साइनसाइटिस की जो समस्या होती है, जब छींकें आती है तो होता क्या है, जो नेजल पैसेज है और जो हमारी आइज की जो इंटरनल लाइनिंग है और जो हमारे मुंह की और थ्रोट की जो इंटरनल लाइनिंग है, इवन की कानों तक उसका प्रभाव आता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ऊपर का जो एरिया है, ये सारा उससे प्रभावित हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जैसे ही द्वैतवाद का प्रभाव होता था, ड्यूअलिज्म का जब इफेक्ट होता है, तो वो इंटरनल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती है। वो दो तरह के जब वातावरण लगते हैं तो इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब का अर्थ ये है कि उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, वो स्वेलअप होने लग जाती है। तो स्वेलिंग होने के कारण जो है एक तो अनईजीनेस हो जाती है, और दूसरा ये है कि अगर लगातार वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, या फिर जब वो इंटरनल मेम्ब्रेन हमारी सेंसिटिव हो जाती है, स्वेल हो करके मैनी टाइम्स स्वेलिंग होती है, मैनी टाइम्स जो वो है हमारा एलर्जन जो एजेंट है, एजेंट ऑफ एलर्जी जो है, जब वो हमारे पास आता है तो वो इंटरनल स्किन जो है उसको वो बार बार स्वेलिंग की परिस्थिति में ले जाता है, और बार बार ये स्वेल होना, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर स्वेल होना, फिर नॉर्मल हो जाना, उससे जो है ये स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो स्नीजिंग इतनी खतरनाक ढंग से होती है कि वो छींकने वाला व्यक्ति ऑलमोस्ट ब्रेथलेस होने लग जाता है, और पूरा उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसका दिमाग ही खाली हो जाएगा, लगातार ब्रेन से उसको नीचे की तरफ ऐसे पानी का फ्लो। तो ये परिस्थिति बड़ी भयानक हो जाती है, जो सफरर है उसके लिए तो बड़ी घातक परिस्थिति हो जाती है। वो इतना ज़्यादा परेशानी में होता है, और दूसरे लोग समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि छींक ही तो रहा है, अब क्या करें इसका। खैर, इस समस्या के निदान का जो मेरे पास कुछ सूत्र हैं, और बड़े प्रभावशाली यौगिक सूत्र मैं आपको आज बताऊंगी। उसमें हम प्रारंभ करेंगे हमारी स्नान की प्रक्रिया से। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो एलर्जी है ना, इसके मुख्य एजेंट क्या हैं? जो स्नीजिंग एलर्जी है उसका सबसे पहला एजेंट होता है हॉट एंड कोल्ड वेदर का जो डिस्टर्बेंस है। अब इसमें क्या है कि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने का तरीका लोगों का क्या है? वो ये है कि कोई मग उठा रहा है, कोई सीधा मुंह पे डालेगा, या कोई बॉडी पार्ट्स पे डाल रहा है, या कोई कहता पैरों पे डाल रहा है, व्हाटएवर। लेकिन एक्चुअल में योग ये कहता है कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, और जो ये हमारा सिर का जो मध्य भाग है, जब हम बहुत बच्चेपन की अवस्था में थे, छोटे जब पैदा हुए बच्चे, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है पिलपिला क्षेत्र था, वो धीरे धीरे बढ़ गया, क्योंकि ये तीन हड्डियाँ, एक ये है और ये दो पीछे, इस प्रकार से तीनों हड्डियाँ मिल करके वो हमारे सिर का स्कल को जो है वो कवर करती है। तीनों के बीच में यहाँ पर जो है वो हल्का सा छिद्र तो रह ही जाता है। वो जो छिद्र है वहाँ से भी हमारी जो एक्चुअली सिर की जो हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन है वो यहाँ से एक तरह से जुड़ी हुई है ब्रह्मांड के साथ, और वहीं से ये जो हमारा सारा साइनसाइटिस के डिस्टर्बेंस का जो सारा चक्र है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो एक सिद्धांत जीवन में इस एलर्जिक साइनसाइटिस, एलर्जिक स्नीजिंग वाले लोगों को ये अपना लेना चाहिए कि स्नान जब भी शुरू हो तो जिस भी पानी से आप नहाना चाहें, चाहे गर्म से, ठंडे से, ल्यूकवार्म से, जैसे से भी आप नहाते हैं, उस पानी की लगभग आधी बकेट इस तरह से भर करके स्टार्टिंग में यू हैव टू जस्ट पोर द बकेट ओवर दिस प्लेस। यहाँ पोर कर दीजिए। यहाँ को स्पर्श करने के बाद वो पूरी जो भी बॉडी टेम्परेचर इसको मेंटेन करना है, वो सारा का सारा फिर बॉडी के ऊपर फ्लो करेगा। आपकी बॉडी की इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि फिर आपको ये आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अब महिलाओं के लिए समस्या है जिनके लंबे बाल होते हैं कि वो रोज़ रोज़ इस प्रकार से बालों को अगर गीला करें तो फिर वो भी एक समस्या है। तो उसके लिए भी एक सिद्धांत है
कि इस प्रकार से आपको अपनी हथेली के अंदर एक चुल्लू में जितना पानी आ जाएगा, जिस पानी से आपको नहाना है, वो पानी आपको लेना है और नहाने से पूर्व इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे टच करना, फिर से एक बार लेना है और फिर हल्का सा यहाँ पर ऐसे टच करना है। वो जो पानी का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर जब आपके यहाँ पर बन जाएगा, आपके इस ब्रह्म चक्र का, इस आपके इसका टॉप ऑफ दी स्कल का जो यहाँ का टेम्परेचर जब उस पानी वाला बन जाए, तब आप बॉडी पार्ट्स को स्नान कराना शुरू करें। दूसरी बात स्नान के समय आपको ध्यान में रखनी है, आप जब नहाने के लिए बैठेंगे तो वो पानी जब आपने यहाँ पर लगाया, उसके बाद उस पानी को आपने मुंह में भर लेना है। एक घूंट, एक कुल्ला बराबर ऐसे मुंह में भर लीजिए और जितनी देर आप स्नान करेंगे मुंह में पानी को मेंटेन करके रखिए। अगर किसी कारण से आपको बीच में निकालना पड़ जाता है, सांस लेना है या साबुन लगाने के समय आपको वो पानी थूकना पड़ जाता है, नो प्रॉब्लम, दोबारा फिर से वह पानी को पीजिए, मेंटेन करके रखिए। ये जो आपका सारा माउथ वाला जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, वो उस पानी के उस टेम्परेचर के साथ वहाँ नॉर्मलाइज करेगी अपने आप को। ये दो तरीके अगर आप स्नान के समय अपनाने शुरू कर दें तो आप ये निस्संदेह भूल जाइए कि आपको कभी छींकों की बीमारी थी। तीसरा जो काम करना है वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, नेति, जल नेति और दूध की नेति, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस परेशानी में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मेरी पुरानी वीडियोस में वो आपको देखने को मिल जाएंगी, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, स्नीजिंग जब शुरू हो चुकी है, छींकें जब लगी हुई हैं, तो उस वक्त वो हमारी जो साइनस की यहाँ की जो इंटरनल स्किन है वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती है, वो इतनी ज़्यादा रूखी हो चुकी होती है, उसको लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी लुब्रिकेशन अगर टाइम टू टाइम होती रहेगी, टाइम टू टाइम नहीं, रेगुलरली आपको करना पड़ेगा। अगर स्नीजिंग की समस्या है तो आपको बेड के ऊपर ऐसे लेटना है सीधे, और बेड के किनारे पर अपने सिर को ले जा करके गर्दन आपकी किनारे तक आए और सिर नीचे की तरफ लटका देना आपने। उस वक़्त आप अपने नाक के अंदर एक प्रकार का लुब्रिकेटिंग एजेंट डालेंगे। वो आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार डालना चाहिए। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि वो लुब्रिकेशन होनी किस चीज़ की चाहिए। बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट कर जाती है। इसमें मुझे याद है एक बहुत पुरानी एक बूढ़ी माँ जो थी, वो कहा करती थी कि वो नहाते समय अपने हाथ पर कुछ सरसों के तेल की बूंदें डालती, उसमें कुछ बूंदें पानी की मिलाती और उसको ऐसे ऐसे रब करती तो वो सफ़ेद सफ़ेद क्रीमी जैसा वो बन जाता। वो उस क्रीम को इस उंगली से लेकर के दोनों अपनी नासिका छिद्रों में लगाती, अपनी नाभि में लगाती। तो ये प्रक्रिया जो है ऐसे ही वो दोनों कानों में लगाती। ये लुब्रिकेशन की, तो ये हमारा क्या था कि उससे हमारा जो एंट्रेंस थी कान से, नाक से और नाभि से, वो एंट्रेंस को लुब्रिकेट कर दिया जाता था, ताकि जब कोई भी तरह का ड्यूअलिज्म अटैक करेगा हमारी यहाँ पर इन सेंसिटिव एरियाज पर, तो वो लुब्रिकेशन जो है वो डायरेक्ट स्किन को उसके टच में नहीं आने देगा। खैर, अगर ये कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको इन्फेक्शन अंदर तक पहुँच चुका है वो अब केवल गेट पर उसका सुरक्षा करने से उतना प्रभावशाली कर नहीं पाएंगे। अब हमें अपनी इंटरनल साइनस की मेम्ब्रेन तक को लुब्रिकेट करना है। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है सरसों का तेल। सरसों का तेल अपने आप में एक महा औषधि है। और इसके पश्चात नंबर 2 पे आ जाता है देसी गाय जो होती है, भारत की नस्ल, भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय हो, उसका दूध शुद्ध हो और दूध को जमा करके उसमें से घी निकाला गया हो। इन सब चीज़ों की, इवन सरसों के तेल की भी, प्योर सरसों के तेल की, जो सरसों के दाने आप खरीदें और उसको ले जा करके कोल्हू में अपने सामने उसको निकलवा के कोल्ड प्रेस मशीन से उसका तेल लेकर के आएँ। अगर इतनी गारंटी आप करेंगे कि वह प्योरिटी को आप जो है मेंटेन करके चलें, तो सरसों का तेल, फिर गाय का घी, नंबर 3 नारियल का प्योरेस्ट फॉर्म में नारियल का तेल, नंबर 4 के ऊपर फिर आ जाता है बादाम का तेल। आलमंड ऑयल जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी माना गया, क्योंकि कहते हैं कि आलमंड की ही शेप की हमारी आइज़ भी होती हैं और ये आइज़ की एरिया से संबंधित है, तो शायद बादाम का तेल ऐसा आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार ये बहुत ज़्यादा कारगर है इस समस्या के निपटान में। इसके पश्चात आयुर्वेद ने कुछ ऐसे मेडिकेटेड ऑयल्स भी अपने ग्रंथों में मेंशन किए हैं जो इस समस्या से हमें छुड़ा सकते हैं। उसमें से मुख्य रूप से एक षड बिंदु तेल के नाम से आता है, एक है अणु तेल।
ये जो दोनों तेल है इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को कूट कर पीस करके उनके तत्व को इसमें मिलाया गया है, वो एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया से। तो इन तेलों को आप मार्केट से जो है खरीद सकते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट यूज एंड टेस्ट अपॉन योर बॉडी। आप एक बार एक बूंद डाल करके देखिए किसी भी ऑयल की, किसी भी लुब्रिकेंट की, आपकी बॉडी को जो चीज़ सूट कर जाए। कई बार कुछ लोगों को बादाम का तेल डालने से स्नीजिंग ज़्यादा बढ़ गई, तो यू हैव टू लीव दैट। आप गाय का घी ट्राई कर लीजिए, आप सरसों का तेल ट्राई कर, आप नारियल का तेल, सबसे ज़्यादा माइल्ड रहने वाली चीज़ें हैं नारियल का तेल और गाय का घी। तो और लेकिन आप गाय का घी नारियल का तेल से शुरू तो कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना कि कभी ना कभी आप अणु तेल और षडबिंदु तेल का प्रयोग भी ज़रूर करके देखें, क्योंकि वो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं और जिस समय शांत हो तो उस समय। तो आप ये सारे ऑयल्स जो है ना, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर अपनी अंदर की जो हिम्मत होती है कि भाई मैं इसको ट्राई करके देखूँ, जस्ट विद 2 ड्रॉप्स ओनली, 2 बूंदे डालकर आप ट्राई करें और इन सब चीज़ों को करें। दूसरा जो है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बना लेगा जो व्यक्ति, उसको कभी स्नेजिंग की समस्या आ नहीं सकती। ये समस्या पैदा तब होती है जब ज़्यादा तेज सूर्य नाड़ी चल जाए या ज़्यादा समय तक चंद्र नाड़ी चल रही है। दोनों नाड़ियों को सम करना है, तो कम से कम आप 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट शाम के समय, जिस समय आपका पेट खाली हो, भोजन भरा हुआ ना हो, 2-3 घंटे हो चुके हो आपको भोजन किए हुए, ऐसी स्थिति में कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप नाड़ी शोधन बीच बीच में करते रहें। और सबसे बड़ी महाऔषधि अपने आप को स्वस्थ रखने की वो है कि आपकी नींद कैसी है। तो खुल करके अच्छी बढ़िया 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए। हम लाइफस्टाइल पर एक फिर से दोबारा एक करने वाले हैं सेशन कि हमारी दिनचर्या होनी कैसी चाहिए, एक यौगिक लाइफस्टाइल क्या होता है, यौगिक आहार क्या होता है, ये सब विषय मैं आगे लेने वाली हूँ। अभी हमें अपनी नींद को रेगुलेट करना है। और महाऔषधि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, महाऔषधि है कि हमें अपने मन को ऑटो सजेशन देना है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन। अब मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ और मुस्कुराते रहना है। थैंक यू। हरि ओम।